हाय। सो गाइस, आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिटेल के अंदर। पहले भी हालांकि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा आपका फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन कॉल आपको जब भी ब्रोकर्स की तरफ से आता है तो आपको मार्जिन कॉल की कैलकुलेशन ब्रोकर किस तरह से करता है, यानी कि मार्जिन कॉल की कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और छोटा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। इसके बाद हम आएंगे फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स किसे कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर्स के और फॉरवर्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ लिंक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स में पोजीशंस कितने टाइप्स की हो सकती है, यानी कि आप कितने टाइप्स की पोजीशन मार्केट के अंदर बना सकते हो। इसके बाद हमारा रहेगा पे ऑफ चार्ट फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर्स का पे ऑफ चार्ट किस तरह से काम करता है और पे ऑफ चार्ट के बेसिस पर किस तरह से हम लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। लाइक हमारा जो 7th टॉपिक है और 6th टॉपिक है वो आपका रहेगा पहला फ्यूचर प्राइसिंग, यानी फ्यूचर्स की प्राइसिंग किस तरह से निकाली जाती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं। और लास्ट में हमारा रहेगा प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर्स प्राइस ऑन द एक्सपायरी। आप हमेशा देखते हो कि निफ्टी अगर आपका सपोज 19,000 पर चल रहा है, मान लेते हैं कि लास्ट अभी जो निफ्टी क्लोज किया है 1 सितंबर को वो 19,435 के आसपास क्लोज किया है, ये निफ्टी का क्लोजिंग है। अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी का फ्यूचर 19,530 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो कैश और फ्यूचर में जो डिफरेंस होता है, इसका जो प्राइस है बाद में वो किसके अकॉर्डिंग कौन किसको एडजस्ट करेगा, क्या कैश जो है फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा एक्सपायरी वाले दिन, या फिर फ्यूचर जो है कैश के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा एक्सपायरी वाले दिन। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपको डे टू डे ट्रेडिंग में वैसे काम नहीं आएगी, लेकिन आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। और इसके बेसिस पर हम लोग ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर अच्छी खासी कन्विक्शन के साथ ट्रेड पर। तो फर्स्ट हम लोग एक बार फिर से नजर डाल के स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते थे, बेसिकली किसी भी दो पर्सन के बीच में एक फॉर्मल क्या होता था, एग्रीमेंट हुआ करता था। लाइक एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं यहां पर एक मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है और सेकंड है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर बी क्या है, बेसिकली फार्मर है, ये एक किसान है। मिस्टर ए ने फार्मर के साथ, किसान के साथ एक सौदा किया, और ये सौदा क्या था कि मिस्टर ए को फार्मर 1,000 किलो गेहूं सप्लाई करेगा। रेट डिसाइड हो गया कितना, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो यहां पर बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है ए के बीच में और बी के बीच में। ए कौन है, ए हम कह सकते हैं कि मंडी के अंदर जो सेलर होते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में जो किसानों से माल परचेज करके फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो मिस्टर ए क्या है, एक डीलर है। तो डीलर ने फार्मर से डिसाइड किया कि वो 1 महीने बाद, अभी क्या चल रहा है, मान लो कि अभी मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो 1 महीने बाद अक्टूबर में इन्होंने डिसाइड किया कि 1 महीने बाद 20 रुपए किलो के हिसाब से फार्मर उसको क्या सप्लाई करेगा, गेहूं सप्लाई करेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ है, ओवर द काउंटर हुआ है। तो बेसिकली यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही डिसाइड हो चुका है कि किस प्राइस पर फ्यूचर में दोनों पार्टीज के बीच में, किस प्राइस पर और किस क्वांटिटीज पर, किस टर्म्स एंड कंडीशन पर दोनों पार्टी अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना अपना परफॉर्मेंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन है हमको वही समझाती है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इज एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। जो भी दोनों के बीच में टर्म्स होंगी वो आज ही डिसाइड हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद टर्म्स डिसाइड होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आज ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है, प्राइस क्या होगा, किस टाइम पर डिलीवरी होगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, ये सब चीजें आज ही डिसाइड हो जाती है। और ये दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई भी नहीं होता है। और इसी वजह से क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे सामने दो तरह के मेजर रिस्क निकल के आते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट हमारा होता है लिक्विडिटी रिस्क, और सेकंड हमारा कौन सा होता है, सेकंड हमारा होता है काउंटर पार्टी रिस्क। अब यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क से मतलब क्या है। अब देखो लिक्विडिटी रिस्क कब हो सकता है,
मान लो जब मिस्टर बी को अपनी बारी परफॉर्म करने की बारी आई, तो इसको कितने किलो गेहूं सप्लाई करने थे मिस्टर ए को? 1000 किलो। अब हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी आधी फसल खराब हो गई। आधी फसल खराब होने की वजह से हो सकता है कि उसकी आधी फसल खराब हो गई और उसने अंदाजा लगाया था कि उसके खेतों में 1000 किलो गेहूं का प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन अब फसल खराब होने की वजह से उसका गेहूं का प्रोडक्शन कम हो गया। सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि 500 किलो ही गेहूं क्या हो पाया, तैयार हो पाया। तो यहां पर अब मिस्टर बी, बेशक उसको प्राइस मार्केट में 20 रुपए की जगह चाहे 50 रुपए मिलेगा, तब भी वो चाह करके भी 1000 किलो गेहूं की सप्लाई नहीं कर सकता। तो यहां पर रिस्क क्या आ जाता है? लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है कि किसी दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी में मींस डिजायर्ड क्वांटिटी जितना वो बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शायद वो क्वांटिटी उनके पास अवेलेबल ही ना हो। सेकंड हमारे पास रिस्क क्या आता है? काउंटर पार्टी रिस्क आता है। अब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाले दिन गेहूं का प्राइस 20 रुपए से बढ़कर के 24 हो गया, 20 रुपए से बढ़ के 24 हो गया, तो यहां पर लॉस किसका होगा? यहाँ ऑब्वियसली लॉस किसान का होगा, फार्मर का होगा। तो वो होता है, यहां पर फार्मर को क्या हो रहा है? 4 रुपए का गेन हो रहा है। तो फार्मर तो बिल्कुल चाहेगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? परफॉर्म हो। सॉरी, मिस्टर ए क्या चाहेगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, क्योंकि 20 रुपए में वो किसान से खरीद के डायरेक्टली किसको मार्केट में सप्लाई कर देगा? 24 रुपए के रेट पर। तो यहां पर हो सकता है कि फार्मर जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना करते। कब करेगा? जब 20 रुपए वाले गेहूं का प्राइस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्योंकि फार्मर जो है 20 रुपए में ना बेच के डायरेक्टली मार्केट में उस सामान को कितने बेच सकता है? 24 में बेच सकता है। तो यहां पर एक पार्टी के डिनायल की वजह से, एक पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से यहां पर इकोनॉमिक लॉस किसको हो रहा है? यहां पर प्रॉफिट का लॉस किसको हो रहा है? मिस्टर ए को हो रहा है। तो यहां पर काउंटर पार्टी अगर डिफॉल्ट करती है, अब वो डिफॉल्ट पेमेंट के रूप में कर सकती है, या फिर जो भी एसेट के हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस एसेट की डिलीवरी के शॉर्टेज की वजह से भी यहां पर क्या हो सकता है? काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है। तो बेसिकली जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें हमारे दो तरह के लॉसेस होते थे, और इन्हीं लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमारे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर एक थर्ड पार्टी को बीच में लेके आया गया। अब वो पार्टी कौन सी थी? क्लियरिंग हाउस। तो यहां पर क्लियरिंग हाउस क्या करता है? दोनों पार्टी के बीच में आएगा और एक पार्टी के लिए वो क्या बन जाएगा? मान लो किसान के लिए वो क्या बन जाएगा? वो सेलर बन जाएगा, क्योंकि किसान से वो गेहूं परचेज कर लेगा। और मिस्टर ए के लिए क्या बन जाएगा? बायर बन जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए से वो क्या करेगा? सामान खरीद के मिस्टर बी से मिस्टर ए को बेच देगा। तो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस आ जाता है, और जब क्लियरिंग हाउस बीच में आ जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम आ जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ना बोल के उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम लोग जानते हैं फ्यूचर्स के नाम से। तो बेसिकली जो फ्यूचर्स होते हैं और फॉरवर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपके पास काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, जितने भी रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क, सारे आपके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन है क्या कहती है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, विद द की डिफरेंस। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दीज आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहां पर ट्रेड करते हैं? ओवर द काउंटर बिटवीन द टू पार्टीज डायरेक्टली। वहां पर थर्ड पर्सन नहीं होता, दोनों पार्टीज बैठ करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल बार्गेनिंग पावर से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है? यहां पर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं वो एक्सचेंज पर होते हैं। एक्सचेंज में हमारा आ जाता है एक तो एनएससी हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएससी हो गया। हमारे पास ये दोनों एक्सचेंज किसके लिए है? ये दोनों एक्सचेंज है इक्विटी शेयर्स के लिए। कमोडिटीज के लिए हमारे पास कौन सा है? एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया। एनसीडेक्स है, एनसीडेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज हो जाता है। तो इन दोनों काउंटर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कमोडिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो जब एक्सचेंज बीच में आ जाता है, क्लियरिंग हाउस बीच में आ जाता है और सेम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी खासियत क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की रेगुलेटेड, यहाँ पर रेगुलेशन होता है, नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क doesn't worry about the ability to pay the counterparty investor। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। यहां पर लिक्विडिटी क्या हो जाती है? आपकी मेंटेन रहती है, क्योंकि क्लियरिंग हाउस बीच में आ गया, वही बायर है, वही सेलर है बोथ पार्टीज के लिए। देयर इज अ क्लियरिंग हाउस
टू टेक द अपोजिट पोजीशन फॉर ईच बाय और सेल। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, एक पार्टी के लिए बायर बन जाता है और एक पार्टी के लिए सेलर बन जाता है, और दोनों से क्या लेता है, वो कंफर्मेशन लेता है कि दोनों पार्टीज वक्त आने पर एक्सपायरी वाले दिन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करेंगे। देयर इज द डेली सेटलमेंट। फ्यूचर्स में डेली सेटलमेंट होता है जिसको मार्क टू मार्क सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद द क्लियरिंग हाउस कैलकुलेट्स दैट सेटलमेंट प्राइस एज एन एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ट्रेड्स। और क्लियरिंग हाउस क्या करता है, डे एंड के बाद सेटलमेंट प्राइस को फाइनली डिसाइड करता है। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें ये डिफरेंस हमारे की डिफरेंसेस है किससे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी तक हम लोगों को एक चीज समझ में आई है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस क्या है और क्यों बनाए गए। अब क्योंकि जब भी कोई चीज बनाई जाती है, किसी भी चीज का आविष्कार होता है, तो उसके साथ उसके फायदे के साथ नुकसान भी आते हैं। दिन होती है तो रात भी होती है। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ नुकसान भी है, लिमिटेशंस भी है। लाइक फर्स्ट नुकसान क्या होता है, देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको किसी भी मेटल में ट्रेड करना है, किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो उसकी आपकी क्वांटिटीज फिक्स कर दी गई है। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर आपको निफ्टी के ही फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो निफ्टी का जो फ्यूचर है उसका लॉट साइज कितना है, 50 का है। तो वहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रही है कि चलो हम 49 क्वांटिटीज का एक लॉट बनाते हैं, उसमें हम ट्रेड करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को 50 लॉट्स में ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन है मैच्योरिटी। अब अगर आप निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास 3 मैच्योरिटीज पीरियड होते हैं। लाइक अगर सितंबर मंथ अभी चल रहा है तो आपको सितंबर मंथ का लास्ट थर्सडे वो आपकी एक्सपायरी होगी। सेकंड होता है आपका अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, यानी सिर्फ आपको 3 मंथ्स ही मिलते हैं। 3 मंथ्स के ही कॉन्ट्रैक्ट्स आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो मैच्योरिटी है कॉन्ट्रैक्ट से लिमिटेड होती है। ओवर द काउंटर में आप चाहे तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, चाहे तो आप 6 महीने का ही बना सकते हो। वहां पर आपके पास मैच्योरिटी का रिलेटेड कोई भी रिस्क लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर जब भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में, वहां पर मैच्योरिटी से रिलेटेड क्या होता है, लिमिटेशन होता है। इसके बाद लिमिटेड अंडरलाइंग सेट। अब जो भी जिसके बारे में भी आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस भी कमोडिटी के बारे में आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस भी शेयर्स के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो, वहां पर आपके जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि उसमें अनलिमिटेड आपकी डिलीवरी हो सकती है, वो भी वहां पर लिमिटेशन है। इसके बाद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन एंड इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एमटीएम सेटलमेंट। अब देखिए फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि अगर आप इस महीने, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में एक्सपायर कर रहा है और अगर आपको लॉस हो रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप नहीं बढ़ा सकते। यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ओवर द काउंटर में आप सामने वाली पार्टी के साथ बार्गेन करके कि मुझे 10 दिन का समय और दो, मैं आपका जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी मेरी परफॉर्मेंस बाकी है वो मैं कर दूंगा, तो वो उसमें पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आपको लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको अगर एक्सपायरी आपकी 29 सितंबर है तो आपको 29 सितंबर को ही अपनी पोजीशन को काटना पड़ेगा। इसके बाद इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब देखो क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन आ चुका है जो कि कौन है, क्लियरिंग हाउस है। अब क्लियरिंग हाउस है तो वो अपनी कॉस्ट तो लेगा ही, क्योंकि क्लियरिंग हाउस के पास क्या है, एक टीम है, उसके पास टेक्निकल टीम है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टीम है जो कि सारे सिस्टम को क्या करेगी, मैनेज करेगी। और मैनेज करेगी तो उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो वो सब कहां से चार्ज करेगा, वो फ्यूचर्स में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हैं उन्हीं की पॉकेट से चार्ज करेगा। तो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस आने से, एक इंटरमीडिएट आने की वजह से क्या हो गया, हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के नाम से। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। फर्स्ट हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ट्रेड के बारे में हम लोग जानेंगे। ओपन इंटरेस्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मार्जिन अकाउंट क्या होता है, प्राइस बैंड क्या होता है, मार्किंग टू मार्केट जो सेटलमेंट होता है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने, फर्स्ट हमारा जो रहेगा, तो फर्स्ट हमारा है बेसिस। बेसिस किसे कहते हैं, देखिए स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर्स के प्राइस में, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बेसिस के नाम से जानते हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्यूचर्स में सपोज अगर निफ्टी अभी 19,000, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 19,435 है और फ्यूचर्स अगर उसका 19,510 पे चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट क्या मान के चल रही है कि फ्यूचर में निफ्टी का प्राइस बढ़कर के कितना हो जाएगा,
19,510 हो जाएगा। तो अगर किसी भी अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर का प्राइस और उसका स्पॉट के प्राइस यानी कैश के प्राइस में अगर डिफरेंस है तो उसको हम लोग किसके नाम से डिनोट करते हैं? उसको हम लोग डिनोट करते हैं बेसिस के नाम से। इफ द फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, बेसिस फॉर द एसेट इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि अगर किसी भी अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर प्राइस उसके स्पॉट प्राइस से क्या है? बड़ा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव के नाम से जानते हैं। बेसिस फॉर द एसेट इज नेगेटिव। एसेट का बेसिस क्या है? नेगेटिव है। तो अगर किसी भी, अगर सपोज आपका आईसीआईसी का शेयर है या फिर अगर सपोज आपका एचडीएफसी का शेयर है, आपका वो कैश में ट्रेड कर रहा है सस्ते में और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है महंगे में, तो उसका बेसिस नेगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको अभी फ्यूचर में बाय करते हो और कैश में उसको सेटल करते हो तो आपका लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर्स में अगर निफ्टी को भी खरीदते हो 19,510 में और अगर आप उसको अभी कैश में वापस से क्या करते हो? सेल करते हो, तो 19,435 यानी यहां पर आपको लॉस हो रहा है। इसीलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं? नेगेटिव बेसिस। एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूं फटाफट से कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस में डिफरेंस किस तरह से दिख सकता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अभी हम लोग आ चुके हैं यहां पर nseindia.com की वेबसाइट पर। अभी यहां पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप यहां पर देखोगे तो हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी कितने पे चल रहा है? 19,435। और ये एज ऑन कब का है? 1 सितंबर 2023 का है, क्योंकि अभी हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज कितना तारीख है? आज है 1 सितंबर 2023। आपके पास ये क्लास कब आती है? वो हो सकता है उसके अंदर डेट में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, लेकिन आप जिस भी दिन क्लास देख रहे हो उसके दिन के आप जाकर के एक बार जरूर चेक कर लेना कि निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है। तो अभी हमारा 1 सितंबर है और 1 सितंबर को निफ्टी कितने पे क्लोज किया है? 19,435 पर। अब यहां पर हम लोग एक बार इसका फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर्स के लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे। एक बार इसको वापस से जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि मेरे कुछ आइटम्स यहाँ पर गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो ऊपर जो है डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव पे एक बार क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से डेरिवेटिव्स खुल जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को डेरिवेटिव खुल चुके हैं और ये हमारा सभी के आप देख सकते हो। देखो निफ्टी के फ्यूचर्स हो गए, बैंक निफ्टी हो गए, फाइनेंशियल फ्यूचर हो गए, मिड कैप के हो गया और स्टॉक्स के फ्यूचर हो गए। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का फ्यूचर हमारे सामने खुल चुका है। अब इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जूम कर लिया है। अब आपके सामने यहाँ पर फ्यूचर्स सारे आ चुके हैं। ये फिर से हम लोग कहाँ चले गए? रिलायंस पर चले गए। एक बार वापस से हम लोग ये हमारा निफ्टी का हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे निफ्टी के फ्यूचर आ गए। तो ये देखो हमारे फ्यूचर आ चुके हैं। निफ्टी देखो कहां पर क्लोज करके गया है? 19,435 पर। और ये कब है? 1 सितंबर। अब इंडेक्स फ्यूचर में हमने किसका सिंबल लगाया है? निफ्टी का। निफ्टी का फ्यूचर का एक्सपायरी डेट ये करंट मंथ की होती है। जो एक्सपायरी डेट हमारे सामने 3 है, ये आपका करंट मंथ का है। और 26 अक्टूबर जो है ये आपका नियर मंथ का है। और 30 सितंबर ये आपका नेक्स्ट मंथ का है। तो इन तीनों एक्सपायरी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। जो इसी महीने की लास्ट डेट की जो थर्सडे की एक्सपायरी है वो हमारा करंट मंथ की एक्सपायरी हो गया। अगले महीने नेक्स्ट मंथ की जो लास्ट थर्सडे है वो जो एक्सपायरी होगी उसको बोलते हैं नियर मंथ। और उसके बाद जो हमारा एक महीने बाद की जो एक्सपायरी है जो कि 30 नवंबर 2023 को लास्ट थर्सडे पड़ रहा होगा, इसको हम लोग जानते हैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के नाम से। अब देखिए आप 28 सितंबर का फ्यूचर निफ्टी का कितने पर ट्रेड कर रहा है? 19,519 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर फ्यूचर्स में और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मार्केट जो है अभी एंटिसिपेट कर रहा है कि आगे चल करके निफ्टी का जो प्राइस है 28 सितंबर तक 19,519 हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हो, सपोज आप अभी फ्यूचर्स में खरीदते हो और उसको अगर आप कैश में सेटल करते हो तो यहां पर आपको लॉस हो रहा है। कितना लॉस होगा? यहां पर 19 पॉइंट है और यहां पर 65 पॉइंट है। तो ये आपका लगभग निकल करके आएगा, ये आपका हो गया 60 70 84 के आसपास का हो गया। तो यहां पर 84 रुपए का आपको लॉस होगा, 84 रुपीज का। इसीलिए इसको नेगेटिव बेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है, मान के चल रहा है कि फ्यूचर में निफ्टी कितना जाएगा? 19,519 तक जाना चाहिए। इसी तरह से 26 अक्टूबर को क्या मान के चल रहा है? 19,614। अक्टूबर में वैसे भी दिवाली होती है, सितंबर क्वार्टर कंप्लीट हो चुका होता है और नंबर्स आने स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो कंपनीज की क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ते हैं। कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ते हैं तो निफ्टी भी ऊपर चढ़ेगा। और इसीलिए मार्केट फ्यूचर्स को क्या वैल्यू दे रहा है? 19,614। इसी तरह से नवंबर में क्या मान के चल रहा है मार्केट की? 19,719 मार्केट जाएगा। अब जैसे जैसे 30 नवंबर आएगा दोनों का प्राइस, कैश का और फ्यूचर का,
बराबर पे ही क्लोज करेगा, क्योंकि वहां पर फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर का एंटिसिपेशन फैक्टर इन कर जाएगा कैश मार्केट से। यानी कि वहां पर फ्यूचर का जो हम लोग अभी यहाँ पर जो भी प्रीमियम लेके चल रहे हैं, जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स को कंसीडर किया है, चाहे वो डिमांड हो गया, चाहे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हो गए, या फिर सरकार से कोई अच्छे डिसीजन आने की उम्मीद है, या फिर रेपो रेट में गिरावट होने की संभावना है, या ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आने की संभावना है अगले 2 से 3 महीने में, तो हमारा फ्यूचर्स हम लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। इसी तरह से हम लोग कुछ शेयर्स का भी देखते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर कुछ शेयर्स का निकालते हैं, स्टॉक्स फ्यूचर्स का, स्टॉक्स के फ्यूचर्स में लाइक हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो देखो रिलायंस का हम लोग खोल लेते हैं एक बार। तो ये हमारे सामने रिलायंस आ चुका है। रिलायंस की एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो रिलायंस का फ्यूचर कितने पर ट्रेड कर रहा है, 2480 पर ट्रेड, 2410 पर ट्रेड कर रहा है। और रिलायंस का शेयर कितने पर ट्रेड कर रहा है, एक बार इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि हमारे को रिलायंस का प्राइस दिख जाए। ये हो गया रिलायंस। रिलायंस का हम लोग इक्विटी में जाएंगे, तो यहाँ पर इक्विटी में हम लोग को रिलायंस का शेयर का प्राइस दिख जाएगा। तो ये आपको दिख गया। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ रिलायंस, नीचे हम लोगों ने इक्विटी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव वाले को सिलेक्ट किया हुआ। तो इक्विटी में रिलायंस अभी 2411 पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका फ्यूचर्स का प्राइस कितना होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव पे एक बार क्लिक करेंगे। डेरिवेटिव पर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 महीने की जो एक्सपायरी है उसका डेरिवेटिव का प्राइस आपको दिख जाएगा कि रिलायंस के लिए मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो रिलायंस का हमारे सामने डेटा आ चुका है। अब यहां पर 28 सितंबर रिलायंस का फ्यूचर कितने पर ट्रेड कर रहा है, 2427 पर। तो रिलायंस का फ्यूचर जो है लगभग 10-11 रुपए ऊपर चल रहा है, क्योंकि रिलायंस के लिए मार्केट मान के चल रही है कि सितंबर मंथ का एंड आने तक उसका प्राइस कितना हो सकता है, 2427 हो सकता है। जबकि स्टॉक क्लोज कितने में गया है, 2411 के आसपास। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिस का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसको आपको किस तरह से एंटिसिपेट करके चलना है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में बेसिस किसे कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो है मार्जिन अकाउंट। अब देखिए यहां पर फ्यूचर्स में बहुत अच्छी चीज है जो कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर बनाती है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था मिस्टर ए का और मिस्टर बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये मिस्टर बी है। अब इनके बीच में कौन आ गया, क्लियरिंग हाउस आ गया। क्लियरिंग हाउस में फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर क्लियरिंग हाउस ही लिख लेते हैं फिलहाल। मिस्टर ए से और मिस्टर बी से ये क्या कलेक्ट करेगा, प्रीमियम कलेक्ट, मार्जिन कलेक्ट करेगा। अभी मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो था 1000 किलो गेहूं का, और 20 रुपए के रेट से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 20,000 रुपए। अब यहां पर क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, मिस्टर ए से और मिस्टर बी से दोनों से इनिशियल मार्जिन चार्ज करेगा, यानी कि कुछ पैसा क्या करेगा, एज अ डाउन पेमेंट लेगा। मिस्टर ए से सपोज क्लियरिंग हाउस कहता है कि आप जो है अपने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% मेरे पास जमा कराओ, तो कितना हो जाएगा, 4,000। तो क्लियरिंग हाउस मिस्टर ए से 4,000 रुपए अपने पास जमा करके रख लेगा। इसी तरह मिस्टर बी से भी क्या बोलेगा, आप भी क्या करो, 20% टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मेरे पास कैश में जमा करा दो। तो अब क्लियरिंग हाउस के पास क्या आ गया, टोटल 8,000 रुपए का इसके पास क्या आ गया, मार्जिन आ गया। अब उसने ऐसा क्यों किया, ताकि अगर कल को मिस्टर ए लॉस होने की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता, तो क्लियरिंग हाउस के पास पहले से ही 20% क्या पड़ा हुआ है, मार्जिन पड़ा हुआ है। बाकी का 80% वो कहां से देगा, वो अपने पॉकेट से देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, उसने गारंटी दी है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की। क्योंकि क्लियरिंग हाउस हमारे लिए क्या है, गारंटी के रूप में काम करता है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को गारंटी करेंगे, दोनों अपने परफॉर्मेंस को कंप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्लियरिंग हाउस क्या करता है, डाउन पेमेंट के रूप में कुछ पैसे, कुछ परसेंटेज चार्ज करता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, जिसको हम लोग जानते हैं मार्जिन के नाम से। अब ये मार्जिन दो तरह के होते हैं, एक होता है इनिशियल मार्जिन और एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में 20,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है और प्राइस जो है 10 रुपए हो जाता है गेहूं का। गेहूं का प्राइस अगर 10 रुपए हो जाता है तो लॉस किसको होगा, मिस्टर ए को होगा, क्योंकि उसने मिस्टर बी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि 1 महीने बाद वो मिस्टर बी से 20 रुपए किलो के हिसाब से 1,000 किलो गेहूं परचेस करेगा, लेकिन मार्केट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए। तो अगर वो मिस्टर बी से 20 रुपए के हिसाब से माल परचेस करता है
मार्केट में उसको सेल करता है तो उसको लॉस होगा। तो ऐसे में मिस्टर ए क्या कर सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकता है कि मेरे को लॉस हो रहा है, तेरे से खरीदने से अच्छा मैं किससे खरीद लूंगा, मार्केट से खरीद लूंगा, मार्केट में खरीद लूंगा 20 रुपए 10 रुपए में। तो ऐसे में मिस्टर बी को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस को सेफ गार्ड करने के लिए क्लियरिंग हाउस क्या करता है, टाइम टू टाइम जाकर के मिस्टर ए के पास जाएगा और टाइम टू टाइम चेक करेगा कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। सपोज उसने 4000 दिया था, तो उसने बोला कि आपको 10% क्या करना है, मार्जिन मेंटेन करना है। तो 2000 का 20,000 का 10% कितना हो गया, 2000 रुपए। जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिन का बैलेंस गिरता जाएगा, 2000 तक आएगा तो वो उससे दोबारा से डिमांड करेगा। यहां पर आई थिंक आप लोगों को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि 2000, 20,000, 4000 क्या है। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको और प्रैक्टिकली समझने के लिए सीधे एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझेंगे कि इनिशियल मार्जिन और मार्जिन मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से आपको मार्जिन कॉल आ सकती है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोगों ने इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है एक्सेल पर। यहाँ हमने सबसे पहले कॉलम में जो लिखा है वो है फ्यूचर प्राइस। मान लेते हैं कि कोई भी XYZ कमोडिटी है या फिर XYZ कोई भी शेयर है जिसका फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है, 500 रुपीज चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है उसका, 100 का, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है उसकी, 100 है। तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू निकालने हैं कितना निकल के आएगा, 50,000 रुपए, क्योंकि अगर हम 500 रुपीज को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से कितना आएगा, 50,000। अब क्या होता है, सपोज हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर हमसे एक्सचेंज कहता है कि आपको 50,000 रुपए पूरे जमा नहीं करने, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए सिर्फ आपको इनिशियल मार्जिन सपोज 2,000 रुपए जमा कराना है। तो हमने ब्रोकर के पास 2,000 रुपीज जमा कराया और ये जो 2,000 रुपए है ये बाय करने वाले से भी मार्जिन चार्ज करेगा और सेल करने वाले से भी। अभी हम सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि सपोज हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो अभी मैंने जो है कितना मार्जिन पे किया, 2,000 रुपीज। इसके बाद हमसे एक्सचेंज एक और चीज डिमांड करता है और वो है मेंटेनेंस मार्जिन, कि जब भी आपका अगर लॉस 2,000 से नीचे चला ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपका जब भी बैलेंस मार्जिन अकाउंट में मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला जाएगा तो वो आपसे क्या करेगा, और पैसे की डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि हमारा जो मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 1,000 रुपए का। अब होगा कैसे, देखो सपोज फर्स्ट डे 1 जून को हमारा स्टॉक का प्राइस गिर के कितना हो गया, 497.30 हो गया। स्टॉक का प्राइस हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे कितना था, 500 रुपीज। यहां पर हमारा लॉस कितना हो गया, लॉस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 497 हमारा आज का प्राइस है, माइनस 500 रुपीज हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट का साइज था, ब्रैकेट इनटू में 100 क्वांटिटीज, या हम लोग यहाँ पर क्वांटिटीज जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज के ले लेते हैं, कॉलम E2 हो गया हमारा, और ब्रैकेट हम लोग जो है क्लोज कर देंगे। यहाँ पर टाइपिंग एरर यहाँ पर आ रही है क्योंकि हमने ब्रैकेट अभी यहाँ पर ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली लॉस कितना हो गया, 270 रुपीज का लॉस हो गया, क्योंकि हमारा स्टॉक का प्राइस गिर के कितना हो चुका है, 497.30 हो चुका है। क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है, 100 है। पर शेयर 2 रुपए 70 पैसे गिरने से हमारा लॉस कितना हो गया, 270 रुपीज। क्यूमुलेटिव लॉस, क्यूमुलेटिव लॉस का मतलब ये हो गया टोटल लॉस हमारा कितना हो गया। क्यूमुलेटिव लॉस हमारा अभी सेम ही है, अभी हम लोग यहाँ पर 270 रुपीज ही रहेगा। अब हमारा मार्जिन में बैलेंस कितना गिर गया, क्योंकि देखो हमारा जो ब्रोकर था, ब्रोकर के पास हमने कितने रुपए जमा कराए थे, 2,000 रुपए। उस 2,000 में से हमारा 2,000 ये है, फर्स्ट वाला G1 कॉलम है। इस 2,000 रुपए में से हमारा लॉस कितना हो गया, 270 रुपीज। इसको हम लोग प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला उसका सिंबल माइनस में है। तो हमारे अकाउंट में अब ब्रोकर के पास कितना पैसा बचा, क्लियरिंग हाउस के पास कितना पैसा बचा, हमारा बैलेंस 1730 रुपए। तो अभी तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो मार्जिन बैलेंस है, इनिशियल जो मार्जिन बैलेंस है कितना है, 1000, यानी कि हमारे अकाउंट में जब तक 1,000 रुपए के ऊपर बैलेंस है तब तक हमसे क्लियरिंग हाउस और पैसे नहीं मांगेगा। तो अभी हमारे पास कितना पैसा बाकी बचा हुआ है, लॉस हटाने के बाद 1730। तो अभी भी हमारा 1,000 रुपए के ऊपर अभी भी बैलेंस हमारा किसके पास जमा हो रखा है, क्लियरिंग हाउस के पास जमा हो रखा है। इसी तरह से जून 2 की अगर हम बात करें तो जून 2 को हमारा जो स्टॉक का प्राइस है कितना हो गया, 492.70 हो गया, माइनस 1 जून के प्राइस से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितने रुपए हमारा प्राइस गिर गया, 1 जून का मुकाबले 4 रुपए 60 पैसे के हिसाब से हमारा स्टॉक का प्राइस फिर गिर गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। अब हमारा जो है 2 जून को और एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया, 460 रुपीज का हो गया।
टोटल लॉस हमारा कितना हो गया 472 प्लस 460। यहां पर हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं। हमारा लॉस टोटल कितना हो गया, क्यूमुलेटिव लॉस हो गया 730 रुपए। अब हमारा मार्जिन जो था कितना था 2000 रुपए। 2000 में से हमारा टोटल लॉस कितना हो गया 730 रुपीज का हो गया। प्लस का साइन कर देते हैं क्योंकि हमारा यहां पर, तो अब हमारा जो ब्रोकर के पास कितना बैलेंस बचेगा 1270। क्यों, क्योंकि 2000 रुपए में से हमारा क्यूमुलेटिव टोटल लॉस कितना हो चुका है 730 का हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास ब्रोकर के पास कितना रुपए जमा है 1270, अभी भी बैलेंस बाकी है। फॉलो ऑन इसी तरह से हम लोग जून 3 का भी निकाल लेते हैं। यहां पर हमारा जो 4,25,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा एक कॉलम जो है फिक्स नहीं है। कौन सा वाला, कॉन्ट्रैक्ट साइज का कॉलम फिक्स नहीं है, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब इसको हम लोग कंट्रोल डी करेंगे तो अब हमारा एक्चुअल में नंबर सही निकल के आएगा। तो देखिए अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जून 3 के प्राइस में से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस को माइनस कर रहे हैं। जून 3 के प्राइस में और जून 1 के प्राइस में कितना रुपए का डिफरेंस आया है, लगभग 8 रुपए के आसपास का डिफरेंस आया है। E2 मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा कितना है 100 का है, तो हमारा लॉस कितने का हो गया, लगभग 870 रुपए का और लॉस हो गया। कौन से, 3 जून को, तो हमारा 850 का लॉस हो चुका है। और इसी तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव लॉस निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव लॉस हमारा कितना हो चुका है 1580 का हो चुका है, क्योंकि अगर हम इन तीनों को टोटल करेंगे, इन तीनों का, तो हमारा टोटल लॉस कितना हो गया 1580। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह से कंट्रोल डी कर देते हैं। अब देखो हमारा बैलेंस कितना बचेगा, ब्रोकर के पास 420 रुपए बचा। 2000 रुपए हमने जमा कराए थे और अभी तक 3 दिन में हमारा लॉस कितना हो चुका है 1580। हमारा ब्रोकर के पास बैलेंस कितना बचा 420। अब यहां पर ब्रोकर का काम आता है, यानी क्लियरिंग हाउस का काम आता है। क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, हमें फोन करेगा या मेल भेजेगा या मैसेज भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज, और हमसे क्या बोलेगा कि आपका जो बैलेंस है वो 1000 मिनिमम होना चाहिए था। अब क्योंकि आपका बैलेंस अकाउंट में हमारे पास 1000 से भी नीचे जा चुका है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा कराना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा, आपको 2000 रुपए के बराबर पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि हमारा इनिशियल मार्जिन कितना था 2000 रुपए, हमारा लॉस कितना, बैलेंस कितना बचा है 420। तो हमारे से एक्सचेंज जो है, क्लियरिंग हाउस जो है, हमसे 1580 रुपए और डिमांड करेगा, सो दैट कि हमारा टोटल जो बैलेंस बचा है और जितना पैसा हमको एक्स्ट्रा देना है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाएगा। इनिशियल मार्जिन हमारा कितना था 2000 रुपए बराबर था। तो जब भी एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस लॉस होने के बाद डे टू डे, अभी यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम अभी देखें तो हमारा जो सेटलमेंट है वो डे टू डे हो रहा है। 1 जून के हिसाब से हमारा सेटलमेंट अकाउंट में कर दिया उसने। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मार्क टू मार्क सेटलमेंट के नाम से। यानी जब आपका डेली बेसिस पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस आपका लॉसेस के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट को क्या करता है, एडजस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं MTM के नाम से। तो डेली बेसिस पर हो रहा था। 2 जून को हमारा बैलेंस बचा था 1270, 3 जून को हमारे अकाउंट में कितना पैसा बचा 420। जैसे ही हमारा अकाउंट में बैलेंस क्लियरिंग हाउस के पास इनिशियल मार्जिन के नीचे जाएगा, इनिशियल मार्जिन 1000 था, जैसे ही इनिशियल मार्जिन के नीचे हमारा बैलेंस गया तो एक्सचेंज ने, क्लियरिंग हाउस ने हमसे कॉल मनी डिमांड करी, हमसे मार्जिन कॉल मंगाया, और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मार्जिन कॉल के नाम से। तो मार्जिन कॉल हमारे पास कितने की आएगी 1580 की आएगी। ऐसा नहीं है कि 580 की आएगी, कि मेंटेनेंस मार्जिन तो 1000 रुपए और हमारा बैलेंस 420 है, तो 580 नहीं आएगा। हमारे को अपना बैलेंस ब्रिंग बैक किसके बराबर लेके जाना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन के बराबर लेके जाना पड़ेगा, और हमारा इनिशियल मार्जिन कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो हम लोगों को वापस बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसी तरह से हम लोग 4 जून का भी निकालते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने लगा लिया अपना। अब हमारा 4 जून को बहुत बड़ा लॉस हो गया, कितने का हो गया 1250 का लॉस हो गया। क्यूमुलेटिव लॉस हमारा कितना हो चुका है 2830 रुपए का हो चुका है। अब हमारे अकाउंट में फिर से कितने रुपए बचे 750। तो वापस हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2000 रुपए हमारा क्या था, इनिशियल मार्जिन था। अकाउंट में कितना पैसा बचा है हमारा चौथे दिन लॉस होने के बाद, 750 का हमारा लॉस हो चुका है। बैलेंस हमारा 750 बचा है अकाउंट में 1250 लॉस होने के बाद। अब हमसे एक्सचेंज कितने रुपए की डिमांड करेगा 1250 की करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा चौथे दिन 1250 का लॉस हुआ है और हमारा मेंटेनेंस मार्जिन कितना था 1000 रुपए का था। 1000 रुपए के हमारे बैलेंस नीचे चला गया। 1000 का हमारा बैलेंस सीधा क्या है चौथे दिन 750 पे आ गया। तो हमसे मार्जिन कॉल कितने की मंगाएगा एक्सचेंज 1250 की मंगाएगा। क्यों,
क्योंकि 2,000 रुपए हमारे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, उसमें से बचा है सिर्फ 750, तो वापस हमें अपना बैलेंस जो है मार्जिन, इनिशियल मार्जिन के बराबर पहुंचाना पड़ेगा। किसका रूल है ये? एक्सचेंज का। इसी तरह से अगर हम चौथे दिन का एक और बार कैलकुलेट करें, चौथे दिन हमारा फिर से लॉस हो गया 290 का। हमारा क्यूमुलेटिव लॉस कितना हो चुका है? 3120 का हो चुका है। इसी तरह से अगर हम लोग अपना मार्जिन निकालते हैं तो कितना मार्जिन निकल करके आएगा? वापस से हमारे अकाउंट में 2000 रुपए हो चुके हैं, माइनस हमारा लॉस कितना हो चुका है? 290 का। यहां पर हम प्लस का साइन दोबारा कर लेते हैं। 2000 रुपए में से 290 का हमारा 5वें दिन लॉस हुआ, तो हमारे अकाउंट में कितना बचा? 1710 बचा। अब मार्जिन कॉल हमारे पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमारे अकाउंट में इनिशियल मार्जिन जितना था और मेंटेनेंस मार्जिन जितना था, दोनों क्राइटेरिया को हमारा अकाउंट फुलफिल करता है। तो आई थिंक यहां पर आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगी। फर्स्ट वाले 1 जून को क्या हमसे एक्सचेंज ने मार्जिन कॉल मंगाया था? नहीं मंगाया था। क्यों नहीं मंगाया था? क्योंकि हमारे अकाउंट के अंदर 1730 रुपए बचे थे। इसी तरह से क्या 2 जून को हमसे मार्जिन कॉल मंगाया था एक्सचेंज ने? नहीं मंगाया था। क्यों नहीं मंगाया था? क्योंकि हमारे अकाउंट में 1220 रुपए बचे हुए थे, जो कि 1000 का जो इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन था उसके ऊपर था। तो एक्सचेंज ने हमारे से 2 बार क्या किया? मार्जिन कॉल मंगाया। कितनी बार मंगाया? 2 बार। और क्यों मंगाया? क्योंकि हमारा बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से क्या था? कम था। तो ये था हमारा मार्जिन का कंसेप्ट कि जब भी एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस हमसे मार्जिन कॉल मंगाता है, आपने कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग की होगी, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको मार्जिन कॉल आता है, फ्यूचर्स में भी आपको मार्जिन कॉल आता है। तो मार्जिन कॉल की कैलकुलेशन इस तरह से होती है, और यही चीज हम लोगों ने आपको स्लाइड्स में अच्छे से लिख करके समझाई है। एक बार हम लोग वापस से चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो हम लोग वापस आ चुके हैं स्लाइड्स के ऊपर। हमारा वापस मार्जिन अकाउंट डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। As the exchange guarantees the settlement of all trades, it protect itself. मार्जिन अकाउंट हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है किसकी? ऑल द सेटलमेंट्स ऑफ द ट्रेड। जितने भी ट्रेड्स आप लेते हो फ्यूचर्स के अंदर, उसके सेटलमेंट की गारंटी देता है। मार्जिन इन फ्यूचर मार्केट सर्व्स एज परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस की गारंटी होता है, क्योंकि मार्जिन जो है क्लियरिंग हाउस बायर से भी और सेलर से भी, दोनों से कलेक्ट करता है और अपने पास तब तक रखता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी नहीं आती। बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिपॉजिट्स मनी विद द ब्रोकर। लॉन्ग करने वाला यानी बाय करने वाला, शॉर्ट करने वाला यानी सेल करने वाला, दोनों ब्रोकर के पास मार्जिन मनी जमा कराते हैं। हु इन टर्न्स प्लेसेस दिस अमाउंट विद क्लियरिंग हाउस। इसके बाद ब्रोकर, आपका ब्रोकर जीरोधा हो गया, एंजल वन, अप स्टॉक, आप उसको मार्जिन जमा कराते हो और आपका ब्रोकर क्लियरिंग हाउस के पास मार्जिन जाकर के जमा कराता है। और ये काम बहुत फास्ट होता है। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, पेटीएम मनी, जितने भी हैं, जिससे भी आप ट्रेडिंग करते हो, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है आपका मार्जिन सीधा सीधा जाके क्लियरिंग हाउस के पास क्या करता है? जमा कर देता है। इसके बाद फॉलो ऑन थोड़ा सा और, देयर इज नो लोन एंड देयरफॉर नो इंटरेस्ट कंपोनेंट टू द मार्जिन। आप एक्सचेंज को, क्लियरिंग हाउस को, ना तो लोन दे रहे हो ना उससे लोन ले रहे हो। तो अगर आप उसके पास पैसा जमा भी कराते हो तो उसके बदले में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्लियरिंग हाउस को लोन नहीं दे रहे हो कि आपको क्लियरिंग हाउस पैसा जमा करने के बदले में आपको इंटरेस्ट देगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी को, आपके कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की गारंटी को वो मेक श्योर करने के लिए आपसे पैसा चार्ज कर रहा है। इफ द बैलेंस इन अकाउंट्स फॉल्स बिलो मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन हमने एग्जांपल में कितने का लिया था? 2000 रुपए का, सॉरी 1000 का। अगर हमारा मेंटेनेंस मार्जिन 1000 के नीचे जब भी जा रहा था, एक्सचेंज हमसे क्या कर रहा था? कॉल मनी कर रहा, मार्जिन कॉल कर रहा था, हमसे बोल रहा था पैसा लेकर के आओ, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा 1000 के नीचे जा चुका है। जीरो होने का वेट नहीं करेगा कि आपके अकाउंट में जीरो हो जाएगा तब आपसे पैसा मांगेगा। जैसे ही आपका मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे बैलेंस पहुंचेगा, आपको बोलेगा ब्रिंग बैलेंस बैक टू इनिशियल मार्जिन। आपका इनिशियल मार्जिन कितने का था? 2000 का था। बोलेगा कि वापस से अपने अकाउंट में मार्जिन को ब्रिंग बैक करो, किसके बराबर? इनिशियल मार्जिन के बराबर। इनिशियल मार्जिन कितना था? 2000। कि उतना पैसा लेके आओ जितना आपको इनिशियल मार्जिन के रूप में जमा कराना था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद क्लियरिंग हाउस रिक्वायर्स इन्वेस्टर्स बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टू सेटल देयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डेली बेसिस, दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्क मार्जिन। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, हमने डेली बेसिस पर उसमें सेटलमेंट किया था। डेली बेसिस पर हम लोगों ने देखा था कि लॉस हो रहा है, लॉस होने के बाद हमारे अकाउंट में कितना पैसा बचा है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मार्क टू मार्क। इसी तरह से
मार्जिन में हम लोगों ने अभी इनिशियल मार्जिन की डेफिनेशन को समझ लिया है, तो इसको बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं है, सेम यहाँ पर वही बातें बोली जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, इसमें हमने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी का एग्जांपल आपके लिए डाला है। सपोज ऑन सितंबर 21 2021, थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए हम लोग, 2 साल पीछे चले गए। वीडियो हम लोग बना रहे हैं 2023 में, एग्जाम्पल हमने लिया है सितंबर 21 2021 का। एक पर्सन है, डिसाइड करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और हमने किसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, निफ्टी फ्यूचर का। निफ्टी फ्यूचर जिसका प्राइस सितंबर 2021 में 17,400 चल रहा था। लॉट साइज कितना है उसका, 50 का है। अगर आप 17,400 निफ्टी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा, टोटल 8,70,000 रुपए। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू कितनी है, 8,70,000। लेकिन यहां पर हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ये ब्यूटी है कि हमको पूरा का पूरा पैसा एक साथ जमा नहीं कराना। हमसे एक्सचेंज सिर्फ कितना मांगता है, कहता है कि आपको अगर 8,70,000 का कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड करना है, आपको एक सौदा करना है, तो उसके बदले में सिर्फ आप हमसे हमारे पास कितना 20% जमा करा दो। बाकी का आपको कब जमा कराना है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आएगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लॉन्ग पोजीशन, यानी हम लोग बाय करने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 8,70,000। अज्यूमिंग दैट, यहां पर हमने क्या मान के चला कि ब्रोकर हमसे कितना चार्ज कर रहा है, 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज इनिशियल मार्जिन। ब्रोकर ने हमसे इस 8,70,000 में से सिर्फ 10% मांगा कि आप 10% 87,000 हमारे पास एज अ इनिशियल मार्जिन जमा कराइए। बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे इनिशियल मार्जिन, बायर भी जमा करेगा, सेलर भी जमा करेगा, दोनों जमा करेंगे। टोटल कितना पैसा आ जाएगा, क्लियरिंग हाउस के पास 20%, बाकी 80% गारंटी कौन करेगा, 80% कौन जमा करेगा, क्लियरिंग हाउस करेगा। क्यों करेगा, क्लियरिंग हाउस का क्या फायदा, क्योंकि क्लियरिंग हाउस आपसे फीस चार्ज करता है। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो, उसके अंदर आपके कई सारे फीस के कंपोनेंट होते हैं, लाइक सेबी टर्नओवर फीस होता है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस होता है, स्टैम्प ड्यूटी जो सरकार लेती है। इसी तरह से आपसे क्लियरिंग हाउस भी अपना हिस्सा लेता है। किस बात का लेता है, कॉन्ट्रैक्ट्स गारंटी करने का, और उस गारंटी के बदले में वो रिस्क भी लेता है। तो बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे इनिशियल मार्जिन, देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर्स के अंदर दोनों पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस की गारंटी देनी पड़ेगी, दोनों को अपने परफॉर्मेंस को कंपलसरी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसके बाद इनिशियल मार्जिन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, जो भी स्टॉक है या फिर जो भी कमोडिटी है या जो भी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, जो भी है, उसके प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आता है उसके अकॉर्डिंग आपसे मार्जिन चार्ज करता है आपका ब्रोकर। और वो ब्रोकर कहां पर जमा कराता है, क्लियरिंग हाउस के पास। तो यहां पर हमारे सामने क्या लिखा है, इनिशियल मार्जिन इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट यानी कि सपोज आपका निफ्टी है, निफ्टी एक दिन में मैक्सिमम 10% का अपर सर्किट दे सकता है या 10% का लोअर सर्किट दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपसे 10% क्या चार्ज करता है, मार्जिन चार्ज करता है। तो किसी भी अंडरलाइंग एसेट का जो इनिशियल मार्जिन होता है वो उसके प्राइस के मोमेंटम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लाइक अगर हम लोग बात करें सपोज स्टॉक्स के फ्यूचर्स के बारे में, तो जो स्टॉक्स का फ्यूचर्स होता है उसका मार्जिन जनरली 15% से 20% के बीच में होता है। यानी अगर आप सपोज रिलायंस का या एचडीएफसी का फ्यूचर खरीदना चाहते हो, उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो उसका 20% या 15% के बीच में ही कहीं पर आपसे ब्रोकर चार्ज करेगा मार्जिन, इनिशियल मार्जिन। क्योंकि अगर हम स्टॉक्स में देखें तो एक स्टॉक एक दिन में ऑन एवरेज जो स्टॉक एफएनओ में ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में 15 से 20% वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं तो फिर सर्किट लगते हैं, सर्किट लगते हैं तो फिर उसमें आपसे मार्जिन, जरूरी नहीं है कि आपसे दिन खत्म होने के बाद ही एक्सचेंज मार्जिन चार्ज करेगा। अगर किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है या अपर सर्किट लगता है तो आपसे एक्सचेंज मार्जिन इमीडिएटली कॉल कर सकता है, आपसे मांग सकता है 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, जैसे जैसे लोअर सर्किट अपर सर्किट लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो जिन लोगों ने आई थिंक वो 27 मार्च का डेट था, 27 या 29 मार्च के बीच की बात है 2020 की, जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम, तो उस दिन निफ्टी के अंदर लोअर सर्किट लग गया था। निफ्टी के अंदर लोअर सर्किट लगा था यानी कि निफ्टी मैक्सिमम 10% गिर गया था। तो ऐसे में क्या होता है, जब निफ्टी इतना बड़ा फॉल करता है, लोअर सर्किट लग जाता है, तो जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे फ्यूचर्स के, उन सभी का इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन धड़ाम से नीचे गया।
सपोज निफ्टी में आपको सपोज जैसे एग्जांपल में हमारा 1000 था, जैसे ही लोअर सर्किट लगा आपका बैलेंस 100 पे आ गया। तो अब यहां पर एक्सचेंज क्या करेगा, ट्रेडिंग साइकिल जो होगी, जो भी ट्रेडिंग चल रही है लाइव मार्केट में, उसको रोक देगा। 2 घंटे के लिए रोक दिया था। 27 मार्च को भी मार्केट ने 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोक दी थी। और क्यों रोकी थी, क्योंकि जितने भी लोग थे जो फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले थे, उन सभी का मेंटेनेंस मार्जिन जितना होना चाहिए था उसके नीचे चला गया था। तो एक्सचेंज ने 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया था और 2 घंटे का समय दिया गया था उन सभी को जिन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन ले रखी थी और उनका मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे बैलेंस चला गया था कि आप जो है 2 घंटे के अंदर अपना मार्जिन, जो भी आपका इनिशियल मार्जिन था, उसके बराबर बैलेंस पहुंचाना है आपको। 2 घंटे के अंदर आपको पैसा जमा कराना है एक्सचेंज के पास, क्लियरिंग हाउस के पास। तो 2 घंटे का समय दिया गया था। तो यहां पर जो मेंटेनेंस मार्जिन होता है, इनिशियल मार्जिन होता है, जरूरी नहीं है कि आपका डेली बेसिस पर ही हो। कई बार आपका टाइमिंग चेंज भी हो जाता है। कब चेंज होता है, जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने की वजह से स्टॉक्स का मेंटेनेंस मार्जिन सडनली बहुत ज्यादा नीचे चला जाए। इसके बाद यहां पर हमारे पास वही डेफिनेशन है, मार्क टू मार्क। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द मार्जिन बैलेंस इन फ्यूचर अकाउंट ईच डे। हर दिन आपका अकाउंट क्या होगा, मार्क टू मार्क। एक स्टॉक के प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस एडजस्ट होगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मार्किंग टू मार्क के नाम से। एग्जाम्पल में सेम वही वाला एग्जाम्पल है। यहां पर 500 यूएसडी, यहां पर $500 का एग्जाम्पल लिया गया है। इसको हम लोगों ने जो एक्सेल में किया था, हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया था। यहां पर सेम एग्जांपल लिखा है, रोहित बॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कमोडिटी ऑन द न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज ऑन जून 1st। द फ्यूचर प्राइस वाज USD 500 पर यूनिट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज वाज 100 यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी 500 रुपए हमने प्राइस लिया था, कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 लिया था। रोहित न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड करने जाता है, 500 रुपए के हिसाब से चल रहा है उसका प्राइस और 100 यूनिट्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। इनिशियल मार्जिन रोहित को कितना मेंटेन करना था, $2000 और मेंटेनेंस मार्जिन कितना था रोहित का, $1000। इसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर प्राइस के अंदर चेंज आता है। 1 जून को स्टॉक का प्राइस चेंज करता है, कितना हो जाता है 497, 2 जून को 492, 3 को 4 को, और 5 जून को स्टॉक का प्राइस गिर के 468 हो जाता है। यही वाला एग्जांपल हम लोगों ने अभी एक्सेल से कैलकुलेट करना सीखा है, जो कि आपको यहां पर इस स्लाइड में लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी वाला एग्जांपल समझने में दिक्कत नहीं होगी कि स्टॉक्स का प्राइस फर्स्ट डे गिर गया, जिसकी वजह से 270 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि इनिशियल जो स्टॉक का प्राइस था कितने का था, 500 का था, और इनिशियल मार्जिन कितना था 2000, और मेंटेनेंस मार्जिन कितना था 1000 का था। तो यहां पर उसका मार्जिन बैलेंस कितना हो गया था, 1730 हो गया था। मार्जिन कॉल आया था, नहीं आया था। क्यों, क्योंकि मेंटेनेंस मार्जिन 1000 था, तो अभी भी उसका बैलेंस कितना है ब्रोकर के पास, क्लियरिंग हाउस के पास 1730 है, तो मार्जिन कॉल नहीं आया। 2 जून को अगेन स्टॉक का प्राइस गिर गया, टोटल जो है इसके बैलेंस कितना बचा क्लियरिंग हाउस के पास 1270। क्या मार्जिन कॉल आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1000 के अभी भी क्या है, ऊपर है। उसके बाद 3 जून को स्टॉक का प्राइस गिरा, अब उसका जो बैलेंस था ब्रोकर के पास, क्लियरिंग हाउस के पास कितना हो जाता है 420, जो कि 1000 जो उसका मेंटेनेंस मार्जिन था उसके बिलो चला गया। बिलो चला गया तो उसको मार्जिन कॉल आएगा, यस आएगा। कितना आएगा, 1580 आएगा। क्यों, क्योंकि 2000 उसका इनिशियल मार्जिन था, और एक्सचेंज की कंडीशन क्या है, जब भी आपका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाएगा तो आपको बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर नहीं पहुंचाना, आपको बैलेंस इनिशियल मार्जिन के बराबर पहुंचाना है। तो उसको कितने रुपए लेके आने पड़े, 1580। दोनों को अगर आप जमा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000। उसके बाद 4 जून को दुर्भाग्यवश रोहित की किस्मत बहुत खराब थी, स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा गिर गया, और इस बार इतना गिर गया कि एक ही दिन में उसको 1250 का लॉस हो गया। 1250 का लॉस होने से उसका सीधा जो मार्जिन बैलेंस था 750 रह गया। यहां पर एक ही दिन में रोहित की किस्मत खराब होने की वजह से उसका जो मार्जिन बैलेंस था मेंटेनेंस बैलेंस के नीचे चला गया। कितना था, 750। तो अब उसको फिर से कॉल आ गई, मार्जिन कॉल आई, कितने की आई, 1250। क्यों, क्योंकि 2000 में से अगर आप 750 माइनस करोगे तो 1250 उसका इनिशियल मार्जिन होना चाहिए था। 5 जून को स्टॉक का प्राइस फिर गिरता है, 290 का लॉस होता है। इस बार उसका बैलेंस कितना बचा, 1710 रुपए। क्यों, क्योंकि 2000 रुपए में से उसको 290 का लॉस हुआ है, तो यहां पर मार्जिन कॉल उसको 5वें दिन नहीं आया। सपोज 6 तारीख को, 6 जून को स्टॉक का प्राइस कितना हो जाता है, 510 हो जाता है। उसको यहां पर फायदा होगा, कितने का फायदा हो जाएगा, 1000 का। क्यूमुलेटिव लॉस कितना हो गया, 2120 का हो गया। यहां पर क्या हुआ, क्योंकि लॉस पहले 3120 का हो रखा था, अब यहां पर फायदा हो गया, तो
अब उसका क्यूमुलेटिव लॉस कम हो गया। मार्जिन बैलेंस उसके बाद 1710 था, अब कितना हो जाएगा 2710। क्या मार्जिन कॉल आएगा? नहीं आएगा। प्रॉफिट में आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। बेसिकली ये था हमारा मार्जिन कैलकुलेशन करने का तरीका, एक्सचेंज किस तरह से आपसे मार्जिन कॉल मनी मंगाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ट्रेड। जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको वहां पर ओपन इंटरेस्ट नजर आता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम्स किस तरह से हम लोग चेक करते हैं, टर्नओवर किस तरह से चेक करते हैं, अब हम लोग आगे जानेंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ आपके सामने डेफिनेशन लिखे हुए हैं। द ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग येट टू बी सेटल। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, यानी जितने भी बायर, जितने भी सेलर, जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, टोटल कितने आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मींस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल करने के लिए एक्सपायरी तक कितने पेंडिंग पड़े हुए। तो ये आपके पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर्स एज वेल एज नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर्स। लॉन्ग फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है। जब भी आप किसी फ्यूचर को बाय करते हो तो बाय करने वाली पार्टी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग के नाम से, कि उसने फ्यूचर्स को क्या किया है, लॉन्ग किया है। जो भी सेल करता है फ्यूचर्स को, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सेलर होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, शॉर्ट के नाम से, कि उसने फ्यूचर को क्या किया है, शॉर्ट किया है। तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों को हम लोग एक ही नंबर देते हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर। कैसे करते हैं, एक बार इसकी हम लोग कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने आपके लिए एक टेबल ली हुई है। इस टेबल में हम लोग एग्जांपल से चीज को समझेंगे। अब सपोज कि मार्च 1 तारीख क्या है, मार्च 1 है। एक पर्सन है मिस्टर ए जिसने 50 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या किए, शॉर्ट किए, सेल किए। बी ने ए से क्या किया, बाय किया 50 कॉन्ट्रैक्ट। तो ए ने क्या किए, सेल किए, बी ने बाय किए 50 क्वांटिटीज का एक लॉट। लाइक जैसे अगर हम लोग बात करें निफ्टी में, निफ्टी में क्या होता है, 50 क्वांटिटीज का एक लॉट होता है। तो यहां पर इसने मिस्टर ए ने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर शॉर्ट किए, 50। मिस्टर बी ने कितने किए, 50। तो यहां पर हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना होगा टोटल एज ऑन 1 मार्च, 50। यहां पर हम 50 प्लस 50 100 काउंट नहीं करेंगे। यहां पर हम दोनों पार्टी के बीच में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इसीलिए हमारा यहां पर ओपन इंटरेस्ट यानी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, 50। ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन द डे, उस दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, 50। इसी तरह मार्च 2 मिस्टर सी था, उसने लॉन्ग किए 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। मिस्टर सी ने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेस किए किससे, डी से। और डी ने क्या किए, शॉर्ट किए 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 पहले वाला था, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स और नए बन चुके हैं। तो टोटल हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है, 150। क्योंकि 50 कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच के थे और सी और डी दो पार्टी और आ गई, उनके बीच में 100 कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिएट हुए। तो हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, ओपन इंटरेस्ट मींस आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं जो कि अभी एक्सपायरी पर सेटल होने बाकी है। लेकिन हमारा वॉल्यूम कितना हुआ ट्रेडिंग वाले दिन, सिर्फ 100 हुआ। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट्स कब ट्रेड हुए थे, 1 मार्च को, और सी और डी में कब हुए, 2 मार्च को। तो यहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट 150 हो गया और हमारा वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, 100। मार्च 3 को क्या हुआ, जो ए पार्टी थी, ए कौन था, ऊपर था। मिस्टर ए ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। मिस्टर ए ने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी, बाइंग बैक किया 50 कॉन्ट्रैक्ट, ई ने शॉर्ट कर दिए। अब यहां पर एक नई पार्टी आ चुकी है, ई आ चुका है। ए ने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कर दिए, वापस बाय कर लिए। तो यहां पर अब शॉर्ट किसने किए, शॉर्ट कौन करने वाला आ गया, ई आ गया। थोड़ा और समझते हैं इजी इसको। ए ने शॉर्ट किया था बी को, अब क्या हुआ, ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कैंसिल किससे कर लिया, ई से। तो यहां पर अब जो है ए का रोल खत्म हो गया। अब ई ने शॉर्ट किया हुआ है और बी ने क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बचा, मिस्टर ई और बी के बीच में। यहां पर ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसको सेल कर दिया, ई को। तो बी के पास तो पहले से लॉन्ग पोजीशन थी, अब शॉर्ट पोजीशन किसके पास बनी हुई है, ई के पास। तो यहां पर 50 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो रहे हैं, नए क्रिएट नहीं हो रहे हैं। 50 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर सिर्फ चेंज हो रहा है, हैंड चेंज हो रहे हैं। ए से किसके पास चले गए, ई के पास चले गए।
तो यहां पर हमारे ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ, 150 था, बिकॉज ए ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटा है और उसको रिप्लेस किसने कर दिया, ई ने रिप्लेस कर दिया है। अगर ए ने बी से खरीदा होता तब वहां पर हमारा क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता, लेकिन यहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हैंड्स चेंज किए। अब दो पार्टी कौन रह गई, ई और बी रह गई। वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए, 50। वॉल्यूम काउंट होगा लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे, सिर्फ किन्हीं दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। चौथे 4 मार्च को क्या हुआ, मिस्टर सी कौन था, जिसने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स डी से खरीदे थे। अब मिस्टर सी क्या कर रहा है, वापस से अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर रहा है। उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स डी को वापस क्या कर दिए, बेच दिए। तो इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 100 कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट हुए थे यहां पर स्क्वायर ऑफ हो गया, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि दो पार्टी ने अपने सेटलमेंट क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट हमारा गिर गया, अब कितना रह गया, 50 रह गया। क्यों, क्योंकि 150 पहले हमारा ओपन इंटरेस्ट था, उसमें से 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे क्या हो गए, स्क्वायर ऑफ हो गए, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बचे, 50। वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, 100। तो अब आपको समझ में आया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है नए कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बने हैं या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने स्क्वायर ऑफ हुए हैं। अगर हमारा ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो इसका मतलब हमारे एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिस्टिंग पार्टी के बीच में वो क्या हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, यानी वो लोग अपनी पोजीशन काट के मार्केट से बाहर जा रहे हैं, तो हमारा ओपन इंटरेस्ट गिरेगा। ओपन इंटरेस्ट गिरने का मतलब क्या है कि वहां से जो कन्विक्शन है, एग्जिस्टिंग पार्टी जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया था वो अपनी पोजीशन काट के जा रहे हैं, बिकॉज दोनों का हो सकता है कि जो गोल था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फुलफिल हो चुका है, इसीलिए उन दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। तो ओपन इंटरेस्ट गिरेगा तो इसका मतलब हमारा मार्केट में नेगेटिव इंडिकेशन है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे इंडिकेशन है, बिकॉज नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं यानी कि दो नई पार्टी, नए बायर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, नए सेलर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का और हमारा ट्रेडेड वॉल्यूम का कंसेप्ट। यहां पर सेम वही लिखा हुआ है, आप लोग एक बार जाकर के इसको चेक कर लेना, पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को, क्योंकि बार बार चीजों को रिपीट करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद आता है प्राइस बैंड किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे अभी हमने आपको समझाया कि एक स्टॉक मैक्सिमम एक दिन में कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। लाइक एक स्टॉक मैक्सिमम एक दिन में 20% चेंज कर सकता है, या तो 20% मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, 100 रुपए का कोई शेयर है, मैक्सिमम 120 रुपए या तो ऊपर जा सकता है, या नीचे मैक्सिमम 20% गिर सकता है, यानी कि 80 रुपए तक मैक्सिमम आ सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो आपके लिए लिमिटेशन लगा देता है, सो दैट कि एक दिन में स्टॉक की वैल्यू किसी के कारण, किसी की वजह से अगर वो मैनिपुलेट की जा रही है, तो एक दिन में ऐसा ना हो कि कोई शेयर अगर 100 पे ट्रेड कर रहा है तो एक दिन में 0 पे आ जाए। तो इस तरह की प्राइस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए एक्सचेंज हमारे पास क्या लगाता है, लिमिट लगा देता है, सर्किट फिल्टर लगा देता है, जिसको हम सर्किट के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस बैंड इज एसेंशियली द प्राइस रेंज। एक दिन में स्टॉक मैक्सिमम लो कितना जा सकता है और मैक्सिमम हाई कितना जा सकता है, इस रेंज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्राइस बैंड के नाम से। विच इज परमिटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे जा सकता है। द बैंड इज कैलकुलेटेड विद रिगार्ड टू प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। पिछले दिन स्टॉक का प्राइस कितने पे क्लोज किया था और अगले दिन कितने पे खुला है। सपोज प्रीवियस डे स्टॉक क्लोज किया था 100 पर, तो प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस बैंड डिसाइड होगा। लाइक 120 मैक्सिमम स्टॉक हाई जा सकता है और 80 स्टॉक एक दिन में लो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्रीवियस डे क्लोज किया था 100 पर, आज स्टॉक ओपन किया 110 पर, तो आज के हिसाब से नहीं होगा, प्रीवियस डे के हिसाब से स्टॉक का प्राइस डिसाइड होगा, यानी कि उसका प्राइस बैंड कितना होगा। यहां पर एक एग्जांपल हमारे सामने दिया है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था 100 था, प्राइस बैंड कितना है 10%। तो एक दिन में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है मैक्सिमम लो मार सकता है 90 का, मैक्सिमम हाई मार सकता है कितने का, 110 का। तो ये हमारा प्राइस बैंड है। एक बार इसको हम लोग जाकर के वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट को और प्राइस बैंड को। तो ये फिर से हम लोग वापस ना रिलायंस के शेयर के ऊपर आ चुके हैं, सबका फेवरेट है, जब से सेंसेक्स बना है तब से रिलायंस बना हुआ है। तो रिलायंस का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 2411।
रिलायंस का अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कितने पर क्लोज किया था? 2460 पर। ओपन कितने पर हुआ स्टॉक? 1 सितंबर को 2406 पर। हाई कितना बनाया? 2425। लो कितना बनाया? 2401। क्लोज कितने पर हुआ? 2412। अब यहां पर आप देखो इसका मैक्सिमम प्राइस स्टॉक कितना एक दिन में जा सकता है। यहां पर कहीं पर हम लोगों को दिख रहा है अपर सर्किट या लोअर सर्किट का? यहां पर आप देखिए, इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो यहां पर आप देखो, आपको थोड़ा सा दिखेगा अपर बैंड। स्टॉक का अपर बैंड कितना है? 2647 का। मैक्सिमम स्टॉक 1 सितंबर को कितना ऊपर जा सकता था? 2647। यहां पर जाने के बाद इसके अंदर ट्रेडिंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा, कोई भी यहां पर सेलर नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है? अपर बैंड का मतलब क्या है? 2647 के रेट पर सिर्फ और सिर्फ बायर खड़े हुए हैं। अब यहां पर सेलर कोई नहीं बचा है। लोअर बैंड, स्टॉक एक दिन में कितना लो गिर सकता है? 2164 तक। यानी कि स्टॉक 2411 के आसपास क्लोज किया है। 2411 से अगर आप 2647 निकालते हो तो लगभग 10% निकल के आता है। क्या ये प्राइस बैंड चेंज हो सकता है 10% से? बिल्कुल हो सकता है। सपोज मान लेते हैं कि स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया, स्टॉक 2647 पर चला गया और लॉक हो गया। यहां पर एक बार इसका वॉल्यूम देखो, एक बार इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। देखो ये इसका वॉल्यूम है। ऑर्डर देखो, हम लोग ऑर्डर बुक है इसकी, थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं। अब यहां पर देखो ऑर्डर बुक है, ये रिलायंस की 2412 पर क्वांटिटी बाय करने के लिए अभी 232 लगी हुई है। सपोज यहां पर जो है 2600 जो भी इसका 47 जो भी इसका प्राइस था, स्टॉक लॉक हो जाता है। यहां पर सिर्फ बायर बायर खड़े हुए हैं, यहां सेलर कोई नहीं है। ऐसा होगा तो क्या होगा? यानी स्टॉक 10% लॉक हो चुका है। तो उस केस में 15 मिनट बाद जो भी स्टॉक एफएनओ में यानी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता है, वो स्टॉक कभी भी लोअर सर्किट में क्लोज नहीं कर सकता। यहां पर 10% सर्किट लगने के बाद एक्सचेंज 15 मिनट तक ट्रेडिंग क्या कर देगा? रोक देगा। जिन्होंने भी फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ, जिन्होंने भी सेल किया हुआ, जिसका भी मार्जिन बैलेंस मेंटेनेंस के नीचे चला जाता है, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है एक्सचेंज के द्वारा कि 15 मिनट के अंदर अपने बैलेंस को वापस इनिशियल मार्जिन के बराबर लेके आओ, पैसा जमा कराओ। जैसे ही 15 मिनट पूरे होते हैं, सर्किट दोबारा खुल जाता है, सर्किट रिवाइज हो जाता है 5% का। अगर स्टॉक फिर से ऊपर चढ़ जाता है, स्टॉक दोबारा लोअर अपर सर्किट में लॉक हो जाता है, फिर एक्सचेंज क्या करता है? 15 मिनट के लिए फिर से समय देता है उन लोगों को जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, फ्यूचर बेचा हुआ है। क्योंकि अगर उन्होंने फ्यूचर बेचा हुआ है, लगातार ऊपर जा रहा है तो उनका लॉस हो रहा है, उनका इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन क्या हो रहा है? लगातार गिर रहा है। तो दोबारा यहां पर एक्सचेंज क्या करेगा? सर्किट को रिवाइज कर देगा, दोबारा खोलेगा 15 मिनट बाद 5%। तो ये एक्सचेंज का तरीका है। सभी स्टॉक्स का अलग अलग है। किसी स्टॉक का जो सर्किट है वो 20% का होता है। अगर स्टॉक 20% में लॉक हो जाता है तो एक्सचेंज जो है दोबारा 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकेगा, फिर 10% अपर सर्किट देगा। अगर दोबारा स्टॉक अपर सर्किट में लॉक होता है तो फिर 15 मिनट बाद दोबारा 10% का सर्किट देगा। अगर फर्दर स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो जाता है दोबारा ट्रेडिंग खोलने के बाद, तो फिर एक्सचेंज जो है सर्किट को रिवाइज कर देगा। प्राइस बैंड कितना कर देगा? 5%। अगर दोबारा स्टॉक अपर सर्किट में फिर लॉक हो जाता है तो एक्सचेंज एक और आखिरी बार सर्किट रिवाइज करेगा, कितना कर देगा? 5%। यानी कि एक स्टॉक एक दिन में कितना गिर सकता है? 20%, 10, 30, 40, 45, 50। और अगर उसके बाद भी अपर सर्किट में लॉक होता है तो फिर एक्सचेंज सर्किट रिवाइज नहीं करेगा, फिर 5% के सर्किट में स्टॉक क्लोज करेगा। तो एक दिन में एक स्टॉक 55% से लेकर 60% तक भी गिर सकता है, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक्सचेंज क्या करता है? सर्किट को रिवाइज करता है। और क्यों करता है? 15 मिनट का समय क्यों दिया जाता है? क्या शेयर खत्म हो गए या शेयर बाय करना नहीं चाहता, कोई सेल नहीं करना चाहता? नहीं, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, मार्जिन कॉल। जिन लोगों को लॉस हो रहा है, जिनका बैलेंस जो है इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जा रहा है, उनसे पैसा मंगाया जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होता है? अब काफी लोग सोच रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी एक बार देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम लोग यहां से निफ्टी का देख लेते हैं। हम लोगों ने निफ्टी खोला था, हम लोग निफ्टी का एक बार देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। यहाँ हम लोग निफ्टी के फ्यूचर्स में आ चुके हैं। यहां से हम लोग एक काम करते हैं, एनएससी इंडाइसेस में चलते हैं। ये निफ्टी का है, निफ्टी का हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऑप्शन चेन में चलते हैं। डेरिवेटिव में हम लोग जाएंगे। यहाँ अगेन हम लोग जहां निफ्टी फ्यूचर में सिलेक्ट किया था, नीचे यहाँ पर ऑप्शन है, निफ्टी 50 ऑप्शन है। तो ये हमारे सामने क्या आ गया? ऑप्शंस का प्राइस आ गया।
यहां से हम लोग इसकी ऑप्शन चेन एक बार खोल लेते हैं। तो ये हम लोगों ने खोल लिया, ये निफ्टी में जाके डेरिवेटिव्स में ऑप्शन चेन के नाम से आपको मिल जाएगा। 7 सितंबर की एक्सपायरी, निफ्टी की क्योंकि एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है, हर हफ्ते का जो थर्सडे होता है वो उसकी एक्सपायरी होती है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं निफ्टी के वो एक्सपायर कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ये पूरी ऑप्शन चेन है, आगे चल के हम इसको समझेंगे क्या होती है ऑप्शन चेन। यहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है OI, ये जो OI है ये क्या है, आपका नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। एक बार इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ये देखो निफ्टी यहां पर हमारा कितने पर क्लोज किया है, 19,435 पर। और अगर हम 19,450 का देखें, 19,450 के लिए नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 52,679 इन 52,680। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग करने वाले और शॉर्ट करने वाले, लॉन्ग मींस बाय करने वाले और बेचने वाले, जो दो पार्टी के बीच में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आउटस्टैंडिंग है, 52,680। ये हमको कौन इंडिकेट करता है, ओपन इंटरेस्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में OI डेटा यानी ओपन इंटरेस्ट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्टी। बाकी इस पूरी शीट को हम लोग जो है ऑप्शन वाला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग समझेंगे, इस पूरे ऑप्शन चेन का एनालिसिस हम लोग करेंगे कि जितने भी इसके अंदर ऊपर आपको दिख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IV, लेटर सेट बाय चेंजिंग, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, ये सारे हम लोग जो है ऑप्शन में कवर करेंगे। पूरी ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीखेंगे, इस ऑप्शन चेन को पूरी तरीके से इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अभी यहां पर सिर्फ हमने क्या देखा, ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। सो वही है हमारा जो पूरी स्लाइड है, इसमें भी आपको वही एग्जांपल जो हमने भी सिखाया था वही है इसमें। समटाइम बैंड्स आर अलाउड टू बी एक्सपेंडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एक्सचेंज विद स्पेसिफिक ट्रेडिंग हॉल्ट्स। क्या प्राइस बैंड के अंदर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी आपको हमने समझाया कि अगर कोई स्टॉक का सर्किट 20% है तो उसका सर्किट फिल्टर होकर के 15 मिनट ट्रेडिंग हॉल्ट करनी पड़ती है, ट्रेडिंग को रोकना पड़ता है, ताकि जिन लोगों का मार्जिन बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर नीचे चला जाता है तो उनको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है टू ब्रिंग बैक इनिशियल मार्जिन बैलेंस, और सर्किट जो है फिर रिवाइज कर दिया जाता है 20% से 10%, 10% के 2 सर्किट लगते हैं, उसके बाद 5% के सर्किट स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या प्राइस बैंड को चेंज किया जा सकता है? यस, एक्सचेंज करता है जब भी किसी FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले स्टॉक्स के अंदर लोअर सर्किट लगते हैं या अपर सर्किट लगते हैं। और कैसे करता है, 15-15 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद। तो ये था हमारा टॉपिक, प्राइस बैंड किसे कहते हैं। अब आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्राइस बैंड किस तरह से वर्क करता है।